हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका यूरिका क्लासेस में। तो चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं। मेरा कहने का क्या मतलब हुआ, शुरुआत से शुरुआत करने का मतलब हम आज एक चीज़ समझने वाले हैं कि जहाँ से छोटे कण की शुरुआत होती है वहाँ से लेकर के आज हम लास्ट फाइनल तक पहुँचने वाले हैं कि कहाँ छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बन जाती है। अब देखिए, मेरी बात पहली की तरह नहीं है, आप इधर देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। मेरा कहने का मतलब क्या है कि नेचर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसको कहेंगे। जैसे कि मान लो हम बोलते हैं जेनेटिक्स की स्मॉलेस्ट यूनिट जीन है, हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट नेफ्रॉन है, हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट एल्वियोलाई है, हम बोलते हैं हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। इस प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इसके रेफरेंस में ये, इसके रेफरेंस में ये। लेकिन हम कहें कि किसी का भी रेफरेंस मत दो, आप सिर्फ डायरेक्ट बात बोलो कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो हम स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में समझ सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम। आपको यहां पर किसी भी चीज का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है कि इसके रेफरेंस में ये स्मॉलेस्ट यूनिट, इसके रेफरेंस में ये स्मॉलेस्ट यूनिट। तो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाती है? एटम। एटम के बारे में आप जानते हैं, एटम क्या है? एटम यहाँ इस प्रकार का एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बात आप जानते हो। ये छोटी सी पहचान है एटम की। ये छोटी सी पहचान किसकी है? एटम की, जिसके पास में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए हम प्रोटॉन को बोलते हैं कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है और अविभाज्य इकाई है, यानी कि इनडिविजिबल यूनिट। इसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि आप किसी भी चीज़ को तोड़ते, किसी बड़ी चीज़ को तोड़ते हुए चलते जा रहे हो, चलते आप फाइनली कहाँ पर पहुँच गए? एटम के पास में पहुंच गए। एटम के पास में आपको स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगी जिसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखिए, एटम से बड़ी यूनिट जो है वो क्या बनेगी, क्योंकि हम बोलते हैं कि एक छोटा सा एटम, सबसे छोटे से छोटा एटम जो होता है उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन। जिसके पास में प्रोटॉन नहीं होता, जिसके पास में न्यूट्रॉन नहीं होता, ओनली प्रोटॉन होता है। तो एक प्रोटॉन के इक्विवेलेंट हम किसको मानते हैं? हाइड्रोजन आयन को मानते हैं। तो आप जानते हो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बेसिस पर ही इसका एटॉमिक नंबर पड़ा है। जैसे अपन बोलते हैं कि प्रोटॉन के बेसिस पर अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जितने प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर आवर्त सारणी में सबको जगह दी गई है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को अपन क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तो इस प्रकार से, खैर वो केमिस्ट्री की बातें हैं, तो केमिस्ट्री में इसको आवर्त सारणी में अरेंज किया गया है। लेकिन हम एक और पढ़ेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम मिलकर के आप क्या बनाओगे? एलिमेंट बनाओगे। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मिलकर के क्या बना देगी? एलिमेंट बना देगी। एलिमेंट बनाने का क्या मतलब हो गया कि इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाएगी, जिससे एटम से बड़ी यूनिट क्या मिलेगी? एलिमेंट। एलिमेंट बनने का मतलब जैसे कि मान लो नाइट्रोजन बन गया, जैसे मान लो ऑक्सीजन बन गया, सल्फर बन गया, हाइड्रोजन बन गया। ये क्या बन गए? एलिमेंट। एटम ने मिलकर के क्या बना दिया? एलिमेंट बना दिया। एलिमेंट जब बड़ा होगा, एलिमेंट से जो बड़ी यूनिट है वो बनेगी आपका मॉलिक्यूल। एलिमेंट से बड़ा यूनिट क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मेरा क्या मतलब हुआ? जैसे कि मान लो ऑक्सीजन गैस, ये एक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन गैस ये एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन गैस ये एक मॉलिक्यूल है, CO2 बन गया, अमोनिया बन गया। इस प्रकार से क्या मिल रहा है? एलिमेंट मिलकर के क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मॉलिक्यूल की जब आप बात करो तो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। मॉलिक्यूल से क्या बन जाएंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल बनने का क्या मतलब हो गया कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह ये सब मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। यही क्या बना देंगे? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर मतलब शुगर वगैरह वो बन जाएगी। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट नहीं बोल करके हम क्या बोल सकते हैं? छोटी शुगर।
शुगर बन गई। जैसे मान लो नाइट्रोजन बेस बन गया। जैसे मान लो आपकी फैटी एसिड बन गई, छोटी फैटी एसिड, फैटी एसिड बन गया। जैसे मान लो एमिनो एसिड बन गया। जैसे मान लो वाटर बन गया। ये सब क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल। और भी हो सकता है, जैसे मान लो न्यूक्लियोटाइड बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। इस प्रकार से ये क्या बन गए? माइक्रोमोलिक्यूल। ये क्या बन चुके हैं? माइक्रोमोलिक्यूल बन गए। माइक्रोमोलिक्यूल से क्या बनता है? मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल से क्या बनता है? मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? इन्हीं माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल बन गया। जैसे कि मान लो शुगर क्या बना देंगी? कार्बोहाइड्रेट। नाइट्रोजन बेस आपका शुगर, सल्फर, फॉस्फेट, सॉरी सल्फर नहीं फॉस्फेट, ये मिलकर के क्या बना देंगे? या तो डीएनए बना देंगे या आरएनए बना देंगे। एमिनो एसिड मिलकर के क्या बना देगा? प्रोटीन बना देगा। ये मिलकर क्या बना देगा? प्रोटीन बना देगा। और आपका ये फैटी एसिड ये वगैरह ये बना देंगी लिपिड। तो माइक्रोमोलिक्यूल से क्या बन गया? मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल से क्या बन रहा है? मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सभी मैक्रोमोलिक्यूल मिल करके, जैसे कि मान लो हम बोलते हैं सभी मैक्रोमोलिक्यूल लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयंस, वाटर, ये सब मिलकर के जैसे कि मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ अंदर जो होगा वो साइटोप्लाज्म होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म। आप जानते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेजर कंपोनेंट होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हो डीएनए एंड आरएनए होता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि क्या बन गया? सेल बन गई। क्या बन गया? सेल बन गई। इन्हीं से तो क्या बनता है? सेल मिल गई। क्यों? साइटोप्लाज्म है, वाटर वगैरह, तो इन्हीं चीजों से मिलकर के क्या बन गई? सेल बन गई। सेल से क्या बन गया? सेल जब इकट्ठी होगी, सेल जब इकट्ठी हो रही है तो सेल से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। सेल से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। टिश्यू बहुत सारे स्ट्रक्चर और फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं ऑर्गन। टिश्यू किस में कन्वर्ट हो रहा है? ऑर्गन में कन्वर्ट हो रहा है। ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर के क्या बना रहा है? जैसे कि ऑर्गन पर्टिकुलर काम, छोटा मोटा काम कर देगा, और ऑर्गन मिलकर के क्या बना रहा है? ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। ऑर्गन सिस्टम पर्टिकुलर काम कर देगा। सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में फर्क क्या है? सिस्टम का मतलब हो गया कि कोलैबोरेटिव काम करना, किसी को कोऑपरेटिव करके काम करना। जैसे कि मान लो आपने नाम लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका मतलब कोई अकेले चीज का काम नहीं है, अकेले लंग्स का काम नहीं है रेस्पिरेशन कर देना। यानी कि इसमें फेरिंग्स भी होगा, इसमें ट्रेकिया भी होगा, इसमें लंग्स भी होगा, इसमें एल्वियोलाई भी होगा। आप बोल तो एंडोक्राइन सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारी ग्लैंड और बहुत सारा ब्लड का आपका सर्कुलेटरी सिस्टम मिल करके एक एंडोक्राइन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस प्रकार से अपन बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रेट करना। तो ऐसा थोड़ी है उसमें किडनी है, नहीं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लीवर में होगा, लीवर से वो किडनी में जाएगा। किडनी के अंदर आप भी जानते हो यूरेटर हो रहा, यूरिथ्रा हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये सब मिलकर के क्या बनाता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव करके बहुत सारे ऑर्गन मिल करके एक सिंगल फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन कर रहे हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स का जब एलिमिनेशन करेंगे तो उसमें पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम मिल करके कर रहा है। इस प्रकार से एंडोक्राइन सिस्टम में आप फाइनल काम क्या कर रहे हो? हार्मोन से काम करा रहे हो। तो हार्मोन से काम कराने का मतलब कोई एक ग्लैंड थोड़ी करा रही है, उसमें पूरी ग्लैंड मिल करके किसका फॉर्मेशन करा रहे हैं? हार्मोन्स का फॉर्मेशन, और उनसे काम करवाया जा रहा है। तो ये मतलब हो गया ऑर्गन सिस्टम का। ऑर्गन सिस्टम से आपकी एक बॉडी बन जाएगी। ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाएगी? बॉडी बन जाएगी। यानी पूरे ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं और एक कंप्लीट बॉडी की स्ट्रक्चर बन रही है।
बॉडी का मतलब क्या बोलते हैं अपन? बॉडी का मतलब बोल सकते हैं इंडिविजुअल, यानी कि मैं एक अकेला आदमी हूं और मैं अकेला आदमी हूं, इसका मतलब मैं अपने आप को इंडिविजुअल बोल सकता हूं। इंडिविजुअल से आगे क्या हो सकता है? दो इंडिविजुअल हो गए, मेल एंड फीमेल हैं, दो इंडिविजुअल हैं, मेल एंड फीमेल हैं, रिप्रोडक्शन आराम से कर सकते हैं, और रिप्रोडक्शन आराम से कर सकते हैं तो हम उसको बोल देंगे कि ये सेम स्पीशीज के मेंबर हैं। भाई स्पीशीज की डेफिनेशन में आप क्या देते हो कि अपोजिट जेंडर अपोजिट सेक्स होता है, वो रिप्रोडक्शन करके क्या कर देगा? फर्टाइल प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो वो बच्चा पैदा कर रहा है, जो प्रोजेनी पैदा कर रहा है वो फर्टाइल, वो खुद भी रिप्रोडक्शन करने लायक होनी चाहिए, उसको अपन क्या नाम देते हैं? स्पीशीज। यानी कि इंडिविजुअल मिलकर के क्या बना देंगे? स्पीशीज बना देंगे, स्पीशीज बना देंगे। इंडिविजुअल मिलकर क्या बना देंगे? स्पीशीज। और स्पीशीज यानी कि दो इंडिविजुअल थे, इन इंडिविजुअल की संख्या बढ़ जाएगी, बहुत सारे इंडिविजुअल्स की संख्या बढ़ जाएगी, और सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स की संख्या बढ़ जाएगी, तो हम उसको नाम दे देंगे पॉपुलेशन। भाई उसका नाम क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन हो जाएगा। पॉपुलेशन का मतलब हम कहते हैं कि ह्यूमन की पॉपुलेशन 105 करोड़ है, 135 करोड़ है, इसका मतलब चाहे जितने नंबर बढ़ाओ, चाहे जितने नंबर बढ़ाओ, लेकिन वो सेम स्पीशीज के मेंबर होने चाहिए, तो उसको नाम दे देंगे क्या? पॉपुलेशन। उसमें संख्या मैटर नहीं करेगी, उसमें बस सेम स्पीशीज के मेंबर होने चाहिए, तो उसको क्या नाम दे दिया? पॉपुलेशन नाम दे दिया। यानी यूनिट बढ़ती चली जा रही है। और पॉपुलेशन से आगे क्या आएगा कि एक ही स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर थे, लेकिन अब आप स्पीशीज चेंज कर दो तो क्या बन जाएगी? कम्युनिटी बन जाएगी। चेंज कर दोगे तो क्या बन जाएगी? कम्युनिटी बन जाएगी। कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें एक से ज्यादा स्पीशीज के मेंबर रह रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगी? कम्युनिटी बन जाएगी। और जब सेम स्पीशीज के मेंबर थे तो वो क्या बन जाएगी? कम्युनिटी, वो पॉपुलेशन बन जाएगी। तो पॉपुलेशन से क्या बन रही है? कम्युनिटी। यानी सेम स्पीशीज के मेंबर हैं तो पॉपुलेशन, और अलग अलग स्पीशीज के मेंबर अगर आ गए तो वो क्या बन गई? कम्युनिटी बन गई। अब देखिए कम्युनिटी से आगे क्या होता है? कम्युनिटी से आगे होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम में सीधी सी बात है, हम किस चीज की स्टडी करते हैं कि यहां पर ये हम पढ़ रहे थे कि दो स्पीशीज के मेंबर या दो से ज्यादा स्पीशीज के मेंबर रह रहे हैं। इसका मतलब नेचर क्या कहती है कि कोई भी इंडिविजुअल नहीं जी सकता। इंडिविजुअल नहीं जीने से मेरा क्या मतलब हुआ कि हम डेली लाइफ में हर बार अलग अलग स्पीशीज से इंटरेक्शन करते हैं। तो इकोसिस्टम क्या कहता है कि कम्युनिटी के अंदर आपने देखा अलग अलग स्पीशीज के मेंबर रह रहे हैं, तो ये स्पीशीज के मेंबर एक दूसरे को किस प्रकार से इंटरेक्शन कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, इन सब की स्टडी अपन किस में करते हैं? इकोसिस्टम में करते हैं। इकोसिस्टम का इको का मतलब हमारे सराउंडिंग एनवायरमेंट, और सिस्टम का मतलब वही बात कि ये काम चल कैसे रहा है। इकोसिस्टम में आप किस चीज की स्टडी करोगे कि हमारे चारों ओर ये चल कैसे रहा है, कौन किस प्रकार को इफेक्ट कर रहा है, कोई किस प्रकार से नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है, कोई पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है, मेरे साथ कोई दूसरी स्पीशीज है तो वो उसको हो सकता है कि मेरे को उससे फायदा हो रहा हो, या हो सकता है कि मेरे को उससे नुकसान हो रहा हो। ये सब चीजें अपन किस में स्टडी करते हैं? इकोसिस्टम में स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि नेचर क्या कहता है कि आप कभी भी इंडिविजुअल फॉर्म में सर्वाइव नहीं कर सकते। आप हमारा एग्जाम्पल ले लो, क्या हम इंडिविजुअल सर्वाइव करने की सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं सोच सकते। कैसे नहीं सोच सकते? आप सुबह उठते हो, दूध पीते हो, किसी दूसरी स्पीशीज का आया है, आप फल खा रहे हो, किसी दूसरी स्पीशीज आया है, आप खाना खा रहे हो, किसी दूसरी स्पीशीज से आया है, आप लकड़ी की कोई चीज काम में लोगे, किसी दूसरी स्पीशीज से आई है, आप अपनी बाइक पे बैठ के जाओगे, वो किसी दूसरी चीज से मिली है। इसका मतलब क्या है? आप हो सकता है बीमार हो जाओ तो वो किसी दूसरी स्पीशीज की वजह से बीमार हुए हो। इसका मतलब हम कुछ टाइम के लिए भी इंडिविजुअल सर्वाइव कर ही नहीं सकते, हम दूसरी चीजों पे इफेक्ट रहते हैं। क्योंकि हम हमारी ही बात करें तो हम कोई प्रोड्यूसर नहीं है। प्रोड्यूसर जो प्लांट होते हैं उनके लिए भी अपन कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टाइम के लिए हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, तो वो थोड़ी सी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी दूसरे पर डिपेंड हैं, यानी हम प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड हैं, प्लांट स्पीशीज पर हम डिपेंड हैं। तो इसलिए इसी चीज की स्टडी किसमें की जाती है? इकोसिस्टम में की जाती है। इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम से आगे क्या होता है? देखो, इकोसिस्टम से आगे होता है बायोम। इकोसिस्टम से आगे क्या होता है? बायोम। बायोम का जो लिटरली मीनिंग होता है वो क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एरिया है और उस बहुत बड़े एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस का प्रेजेंटेशन करता है बायोम।
क्लाइमेटिक कंडीशंस को प्रेजेंटेशन करने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लो उस पर्टिकुलर एरिया का रेनफॉल क्या है, कितनी बारिश हो रही है, कितना वहाँ का टेम्परेचर है, कितना वहाँ पर पानी मिल रहा है आपको, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितना, सोइल की कंडीशंस क्या, सब कुछ आप वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस को प्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि मान लो हम ये बोल दें कि भाई हिमाचल प्रदेश, इसका मतलब आपके दिमाग में शट आएगा, इतना वहाँ का टेम्परेचर है, इतनी वहाँ पे कौन कौन सी प्लांट हैं, इतनी वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स हैं, ये चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी, ये वहाँ का टेम्परेचर है। इसका मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस का प्रेजेंटेशन करने का मतलब आपको वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का भी पता चल जाता है। मैं आपको कहूँ लद्दाख, इसका मतलब आप वहाँ पर बता दोगे मेरे को, क्या बता दोगे, वहाँ पर कौन से एनिमल की स्पीशीज रहेगी, वहाँ पर आपको कौन कौन से प्लांट की स्पीशीज मिलेगी और उनका क्या क्या अडोप्टेशन होगा, ये हमने किस बेसिस पर बताया, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पर। तो एक बहुत बड़ा एरिया है और उस बहुत बड़े एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस का प्रेजेंटेशन अगर हो रहा है तो उस प्रेजेंटेशन को अपन बायोम बोलते हैं। यानी बायोम के बेसिस पर अपन सारी जानकारी बता सकते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बता सकते हैं, उनके अडोप्टेशंस के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि पोलर बियर यानी भालू, या मैंने आपको बोल दिया ऊंट, इसका मतलब आप ये बता सकते हो ऊंट कौन से टेम्परेचर पे रहेगा, उसकी वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी होगी, कौन से एरिया में वो आपको मिलेगा, उसके अडोप्टेशंस क्या क्या हैं, इसका मतलब आप सारी जानकारी दे रहे हो। इसी को अपन क्या नाम देते हैं, बायोम। यानी बायोम का लिटरल मीनिंग क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया है जहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस का प्रेजेंटेशन हो रहा है, उसको अपन नाम देते हैं बायोम। और बायोम का जो बड़ा है वो है बायोस्फीयर। स्फीयर का मतलब होता है एरिया और बायो का मतलब होता है लाइफ। ऐसा एरिया जहां पर लाइफ पॉसिबल हो उसको अपन क्या नाम दे देते हैं, बायोस्फीयर नाम दे देते हैं। यानी बायोस्फीयर का मतलब पूरे जो सिस्टम है वो पूरा बायोस्फीयर का ही पार्ट है। तो बायोस्फीयर का मतलब ऐसा एरिया जहां पर लाइफ पॉसिबल हो उसको अपन क्या नाम देते हैं, बायोस्फीयर नाम देते हैं। ये साइक्लिक फॉर्म चलती रहेगी। हम पैदा होके इस सारे सिस्टम से होते हुए निकले, एक दिन हम मर जाएंगे और मर के हमारी मिट्टी हो जाएगी, और मिट्टी हो जाएगी तो फिर से हम एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर से नई चीज बन जाएगी। इस दुनिया में ये एक साइकिल चलती रहती है। तो मेरा ये पर्पस था मैं आपको इकोलॉजी पे पढ़ाऊं, उसके बारे में जानकारी दूं। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आपके दिमाग में आती तो है, आपने सबने सुना है, लेकिन ये किस प्रकार से कनेक्टेड है एक दूसरे से। यानी कि मेरा ये आइडिया है कि आपको अकेले तो कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए, अकेले चीज़ को पकड़ के तो बैठना ही नहीं चाहिए। जितना आपका दिमाग चल सके वहाँ पर चीज़ों को लिंक करते रहना चाहिए। तो देखिए, हम पैदा होकर के, जैसे कि मान लो मैं आपको अपना ही एग्जांपल दे दूं, यहाँ पर एक स्पर्म ओवम बना, उनसे भी छोटी चीज थी डीएनए आरएनए, एटम से मिला, एटम से माल को फिर जाइगोट बन गया, जाइगोट से बड़ी चीज बॉडी बन गई, बॉडी बनती बनती मैं पूरी लाइफ में क्या करूंगा, इंटरेक्शन करता चला जाऊंगा। यानी मेरे फादर मदर ये क्या बन गए, स्पीशीज बन गए, फिर मैं बाकी लोगों से इंटरेक्शन कर रहा हूँ, पॉपुलेशन बन गया, उसके बाद में मैं दूसरी स्पीशीज के साथ रह रहा हूँ, जाहिर सी बात है रह ही रहा हूँ, कम्युनिटी बन गया, कम्युनिटी से मेरे को इंटरेक्ट कर रही, कुछ लोगों को मैं फायदा दूंगा, कुछ चीज़ों को मैं नुकसान करूंगा, कुछ पेड़ों को मैं काट दूंगा, कुछ पेड़ों को मैं लगाऊंगा, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, इकोसिस्टम, इंटरेक्शन मेरा चल रहा है। फिर बायोम का क्या मतलब होगा कि मैं किसी दूसरे एरिया में घूमूंगा, फिरूंगा, देखूंगा। और अगर जिंदगी में पॉसिबल हुआ तो बायोस्फीयर, यानी कि पूरी दुनिया में घूम जाए, पॉसिबल नहीं है लेकिन अपन कल्पना कर सकते हैं। ये बायोस्फीयर, एक दिन मैं मर जाऊंगा, मेरी मिट्टी हो जाएगी, पूरा खत्म, फिर से वो चीज क्या है, एटम, फिर से कोई दूसरी बॉडी में सिस्टम चलता रहेगा। इस प्रकार से अपन जो बायोजियोग्राफिकल साइकिल पढ़ते हैं, बायोजियोग्राफिकल साइकिल में अपन यही तो पढ़ते हैं कि किसी चीज को उठा लो और वापस वहीं पे पहुंच जाओ, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बायोजियोग्राफिकल साइकिल। तो ये भी एक नई साइकिल है जो मेरे दिमाग में आई। हालांकि ये किसी बुक में लिखी हुई मेरे को नहीं मिली, लेकिन मैंने ये चीज़ों को कनेक्ट कर करके आपके लिए इकट्ठा करके मैंने एक बताना चाहा कि किस प्रकार से हमारी लाइफ साइकिल चल रही है, किस प्रकार से हमारा जीवन चल रहा है। हम चारों ओर घूम करके वहीं के वहीं वापस पहुंच रहे हैं। ये आप सीखते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो इकोलॉजी का या कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको दूसरे जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।